आयरा तो अभी भी रोहान के शहर में जकड़ी हुई थी। आज रोहान ने उनके ऑफिस आना था। वो कब का उन्हीं के इंतज़ार में बैठी थी और इंतज़ार था कि तवील होता जा रहा था। ऑफ वाइट शर्ट पहने, साथ ब्लैक कोट और ब्लैक ही पैंट पहने, रेशमी बालों का जोड़ा पहनाए, चेहरे पे लटकती दो लट्टे, सॉफ्ट सा मेकअप किए, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अपने ऑफिस में बैठे वो बस रोहान की शख्सियत को ही सोचे जा रही थी। इंटरकॉम बजा। रोहान की आमद का सुनते ही खिल उठी थी और जल्दी से अपने पापा हैदर कमाल के ऑफिस की तरफ बढ़ी। मैं आई ऑफिस में इंटर होती बोली। यस माय सन कम, मिस्टर हैदर खुश होते बोले। रोहान ने भी मुड़कर उसकी जानिब देखा। चेहरे पे मुस्कुराहट थी। आयरा की नज़रें भी रोहान पर टिक सी गई थी। वो भी आज ब्लैक 3 पीस में मलबूस था। आयरा रोहान के साथ वाली सीट पर जा बैठी। रोहान के वजूद से उठती कलोन की खुशबू उसके नथनों से टकरा रही थी। अपने दिल की बेतरतीब होती धड़कनों को संभाले वो मिस्टर हैदर की तरफ मुतवज्जा हुई, जो इस डील के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। रोहान ने खुश होते पेपर साइन किए। आई होप हमारी ये डील कामयाब रहेंगी। दोनों ने हाथ मिलाया और रोहान अपनी टीम के साथ रवाना हुआ। आयरा खोई सी बैठी थी। आयरा बेटे, हैदर कमाल के पुकारने पे वो होश में आई थी। यस पापा। इधर उधर देखा, रोहान कहीं भी नहीं था। उसे खबर ही नहीं हुई रोहान कब का चला गया था। आयरा व्हाट्स हैपन? मैं देख रहा हूँ आप दिलचस्पी नहीं ले रही काम में। आज भी सारी बातचीत मैंने की है, आपने कोई हिस्सा ही नहीं लिया बातों में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आफ्टर ऑल ये सारा बिजनेस तुम्हारा ही है। शो योर इंटरेस्ट। हैदर कमाल अपनी इकलौती औलाद की तरफ मुतवज्जा थे। सॉरी पापा, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसा। वो बेचारा सा मुँह बनाती बोली। जारुन ऑफिस से आया। उसे तब भी इग्नोर किया जा रहा था, खाने पर भी, सोने के टाइम पे भी। सरताज उर्श को लेके सफ़ीना बेगम के कमरे में आ गई। जरी सच सच बताओ, जारुन से लड़ाई हुई है? सरताज उर्श को बेड पर लिटा सुला रही थी जब सफ़ीना बेगम ज़रा सख्ती से बोली। मामा प्लीज़, वैसी ही आई हूँ आज के लिए। आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। सरताज तुनक कर बोली थी तो वो खामोश हो गई। जारुन कब का इंतज़ार कर रहा था मगर वो ना आए मेरी बला से। जितना नरमी से पेश आ रहा उतना सर पे चढ़ी जा रही है। तंग आकर बोला और सोने की कोशिश करने लगा। अकेले उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। दुबई से कराची फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। आंखों पे गॉगल्स लगाए, तंग टी शर्ट में नज़र आती कसरती जसामत, पॉकेट में हाथ डाले, मुंह में च्युइंगम रखे वो आगे बढ़ रहा था। पीछे उसके वर्कर उसका सामान घसीट कर ला रहे थे। वेलकम सर। सामने उसके एम्प्लॉयज़ खड़े थे। इस्तकबाल के लिए हाथ से मुस्कुराते फूल पकड़ा और वो ब्लैक मर्सिडीज आकर सामने रुकी थी। एक गाड़ी में बैठ गया, दूसरी गाड़ी में उसके वर्कर बैठ गए। वो सीधा अपनी कंपनी में गया। अब वो ऑफिस में बॉस की सीट पर बैठा था जब उसका मैनेजर और स्टाफ कंपनी के बारे में ब्रीफिंग दे रहे थे। सर, हमारी कंपनी सबसे ऊपर जा रही है। सबसे पहले यूसुफ कंपनी की डिमांड ज़्यादा थी मगर हमारी कंपनी ने आते ही धूम मचा दी। यूसुफ कंपनी को हमने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने हमसे रब्ता करने की कोशिश की है और हमारी कंपनी के ऑनर यानी कि आपको इनवाइट किया है मुलाकात के लिए। यूसुफ कंपनी के ऑनर जारुन आलिम मलिक आपसे मिलना चाहते। ओके, इनविटेशन एक्सेप्ट कर ले और उन्हें पैगाम भिजवाए कि हम 2 दिन बाद मिलने आ रहे हैं। सब लोग वहाँ से चले गए। हा 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 हा, और वो ज़ोरदार कहका लगाकर हंसा। दुश्मन उसके शिकंजे में आ गया। बहुत तलब थी तुमसे मिलने की जारुन। ऐसा शौक दूंगा तुम्हें कि याद रखोगे। सड़क पर ले आऊँगा तुम्हें मैं अब। तुम देखो आगे आगे क्या होता है। हा 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 हा, अपने मंसूबे को पाया तकमील पहुँचते देख वो खुलकर हंसा था। जरताज, तुमने क्या तमाशा लगाया हुआ है? मेरा बेटा बगैर नाश्ते के काम पे गया है।
रात भी तुम अपनी माँ के कमरे में थी। सीमा ने आज ज़रताज की क्लास ली। ऐसी बात नहीं है ताई अम्मी, वो वैसे ही थी। मैं रात को अम्मी के पास। ज़ारुन ही खामखा गुस्सा करते हैं आजकल। मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा, ज़रताज ने मासूम बनते कहा। मुझे मत बताओ, हो सकता है उसे कोई परेशानी हो और तुम। उसकी सबसे बड़ी परेशानी तो तुम हो जिसे उसने सर पर सवार रखा है। सीमा लफ्ज़ों के तीर बरसाती। ये जा वो जा। उसके साथ बैठी उसकी माँ सफ़ीना और बहन ज़ोया खामोश थी। वो तो रोने वाली हुई बैठी थी अपनी हुई हौसला अफजाई पे। मामा, ये हमारा पर्सनल मैटर है, अब क्या हमें बातें पर्सनल भी नहीं रख सकते? वो आंसू बहाते अपनी माँ से बोली। अपने पर्सनल मामला तुम अपने कमरे की चारदीवारी में रखती तो बेहतर था। सफ़ीना ने उल्टा उसे ही लताड़ा। बस मामा को तो मेरी ही गलती नज़र आती है, ज़ारुन से कोई पूछता ही नहीं। ज़री प्लीज़ बात को तुम बढ़ाती हो, अगर वो कुछ बोल देता है तो थोड़ा बर्दाश्त भी कर लिया करो। तुम खुद नहीं उसे सुनाती रहती बातें, वो तुम्हारी कितनी केयर करता है, ये सब जानते हैं। थोड़ा तुम खुद भी हौसला कर लिया करो। ज़ोया ने उसे समझाना चाहा था मगर वो कहाँ समझने वाली। हाँ, हर बात में ही समझा करो, उसे कोई समझाने वाला नहीं। वो तो हत्थे से ही उखड़ गई। अरे समझाने की ज़रूरत नहीं, वो तो तुमसे ज़्यादा समझदार है। और बात को तोल देने की ज़रूरत नहीं, चुपचाप आज कमरे में चली जाना। सफ़ीना उसे समझाते चल दी वहाँ से। हद है, वैसे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। वो बड़बड़ाते चली गई। पीछे ज़ोया सर हिलाती रह गई। ये नहीं सुधर सकती। सर, दुबई कंपनी के मिस्टर AK आ चुके हैं और वो हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। मंडे को वो हमसे मिलेंगे। गुड। ज़ारुन के मैनेजर ने उसे तफसीलात दी तो उसे थोड़ा सा हौसला हुआ। पता नहीं कैसे हमारी पोजीशन इतनी वीक हो रही है। हमें बाहर से किसी और कंपनी का आसरा लेना पड़ रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है इतने सालों से। वो परेशान हाल बोला। इट्स ओके सर, हो जाता है ऐसा कभी। सदा हालात एक से नहीं रहते। आई होप हमारी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। वो शैतानी मुस्कुराहट सजाते बोला। इस सब के पीछे उसी का हाथ जो था। आज भी उनकी एक साथ मीटिंग थी जिसमें आयरा ने भरपूर हिस्सा लिया था। आज वो खुद प्रेजेंटेशन दे रही थी। ग्रे कोट के साथ स्किन शर्ट पहने वो ऑफिस लुक में थी। रेशमी सिल्की बालों की पोनीटेल बनाई हुए सुर्ख और सफ़ेद रंगत के साथ वो खूबसूरत लग रही थी। उसने स्पीच ख़त्म किया, रोहान के साथ जा बैठी। रियली इम्प्रेसिव। सो मिस आयरा हैदर, मैं समझ रहा था आज आप जस्ट वैसे ही अपने फादर के साथ होती है, मगर आपकी स्किल्स काफ़ी अच्छी है। रोहान ने मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ़ की। थैंक्स, आप भी कम नहीं मिस्टर रोहान। आयरा ने जवाब पर मुस्कुराते उसकी तारीफ़ की तो दोनों हंसने लगे और फिर सब काम को लेकर डिस्कस करने लगे। शाम हो रही थी। मारिया सोच में बैठी थी। विक्की शाम को डिनर से बाहर करने का कहकर गया था। वो कोशिशों के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वो शायद अपनी बेटी की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी। जो महरूमियाँ बगैर माँ बाप के उसने देखी थी, वो महरूमी वो अपनी बेटी को दिखाना नहीं चाहती थी। विक्की अपनी बेटी दुआ से बहुत प्यार करता था और वो उनका ये हक छीनना नहीं चाहती थी। बहुत सोच विचार के बाद बिलाखिर उसने तैयार होने का फ़ैसला किया। रात के खाने के बाद अरोज ज़ारुन के पास थी। वो उसे कमरे में ले जा चुका था। सब अब कमरों को हो लिए थे और चारों न चार ज़रताज को भी अपने कमरे में जाना पड़ा। कमरे में आई तो ज़ारुन से उरूज को सुला चुका था। उसे इग्नोर करती वो वॉशरूम में बंद हो गई। काफ़ी देर बाद वो बाहर निकली तो कमरे में नीम अंधेरा था। नाइट बल्ब की मलगजी सी रोशनी के कमरे में फैली हुई थी। अपनी जगह पे आके लेट गई। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि ज़ारुन उसे अपने हिसार में ले चुका था। कल क्यों नहीं आई तुम कमरे में? नींद नहीं आई थी सारी रात तुम दोनों के बगैर मुझे? गंभीर लहजे में उसके कान के करीब सरगोशी की थी। तुम तंग आ गए हो ना हमसे? नाराज़ से लहजे में बोली। ऐसा नहीं कहा था, बस तुमसे ज़्यादा जज्बाती हो जाती हो। वो उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते बोला। हाँ तो तुम भी तो कमरे से चले गए थे रात भर, नहीं आए। बहुत आजमाते हो तुम सब्र मेरा। वो किसी बच्चे की तरह मिनमिनाती बोली। वो हल्का सा मुस्कुराया। उसके चेहरे पे आते बाल कान के पीछे उड़े से। अगर दुनिया छोड़ गया तो क्या करूँगी? वो उसे छेड़ते बोला, मगर ज़रताज की रूह फना हुई। फ़ौरन से उसके मुंह पे हाथ रखा और मज़ीद बोलने के लिए रोका।
और उसके सीने से जा लगी। फिर सर उठाकर उसे देखा। मरे तुम्हारे दुश्मन। खबर अगर दोबारा ऐसा घटिया लफ्ज़ मुंह से निकाला तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। गुस्से से भरी आवाज़ में कहा तो खिलकर हंसा था। यार मजाक था, तुम सीरियस ले रही हो। और कहते उसे खुद में समो लिया था। मारिया तैयार होकर वही विकी का इंतज़ार करने लगी, मगर वो आने से रहा। रात के 9 बज गए थे। उसने खाना भी नहीं बनाया और गुस्से से उसने कॉल भी नहीं की। अपने लिए नूडल्स बनाए, खाकर दुआ को साथ सुलाए सोती बनी। रात के 1 बजे उसकी दुआ की रोने से आँख खुली। तभी उसे ख्याल आया कि विक्की घर ही नहीं आया था। उसे फिक्र होने लगी वो कैसे सुकून से सो गई जबकि उसका शौहर अभी तक घर नहीं आया। फ़ौरन ही विक्की का नंबर लगाया जो बंद जा रहा था। घबराहट मज़ीद बढ़ने लगी, डर लगने लगा, अजीब अजीब वसवसे आने लगे। आपको अकेला और बेबस महसूस करने लगी थी। उसके पास विक्की के अलावा कोई था ही नहीं और कोई रिश्ता इस दुनिया में बचा ही नहीं था। फिर विक्की की पर्सनल डायरी निकाली, शायद इसमें से कोई उसके करीबी दोस्त का नंबर मिल सके। डायरी निकाल नंबर देखने लगी तो जो नंबर सर फहरिस्त था वो रोहान का था। इस वक्त रोहान ही था जो उसकी मदद कर सकता था। हिम्मत करते कॉल लगाई। रोहान की आँख फ़ोन बजने से खुली थी। इस वक्त वो गहरी नींद सोया हुआ था। रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है? नंबर भी लैंडलाइन का था। हेलो, नींद से उभरी आवाज़ में कहा, मगर सामने की मुकाबिल की आवाज़ सुनते ही फ़ौरन नींद से बेदार हुआ। मारिया को फट से पहचान चुका था। दूसरी तरफ जोया और बीच में नन्हा यूसुफ सो रहा था। हेलो रोहान, प्लीज़ मुझे तुमसे बात करनी है। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसकी बात का और मतलब लेते वो सर्द से लहजे में गोया हुआ। रोहान प्लीज़, वो मल्तजी लहजे में बोली। शट अप, वह आहिस्तगी से बोला था कहीं जोया ना उठ जाए। इससे पहले कि वो फ़ोन काटा, मारिया रवानी से बोलती चली गई। पता नहीं वकार कहाँ चले गए। उनका नंबर भी ऑफ जा रहा है। खुदा ना करे वो किसी मुसीबत में हो। प्लीज़ रोहान, इसे ढूंढो। मुझे उससे मिलना है। वो मुझे सही सलामत चाहिए। प्लीज़ रोहान। वो गिड़गिड़ा रही थी। रोहान उठकर बालकनी में आ गया। मैं सच कह रही हूँ, मुझे मेरी बेटी की कसम है। मिन्नत भरे लहजे में गोया हुई। अच्छा रुको, मैं करता हूँ कुछ। अब तो रोहान भी परेशान हुआ था। आखिर को वो उसका दोस्त, जिंदगी के 5 साल उसके साथ गुजारे थे। हर मुश्किल वक्त में उसके साथ था। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान था। वो इस वक्त वो विकी ही उसके साथ था जब किसी अपने को पास होना चाहिए था। कॉल कट चुकी थी। अलमारी से कपड़े निकाल कर चेंज किए और बिना जोया को बताए ही निकल गए पड़ा विकी के शहर। करीब सुबह हो चुकी थी जब रोहान विकी के घर पहुंचा था। दरवाज़ा बजाने के बाद कुछ देर बाद मारिया ने दरवाज़ा खोला। रोहान अंदर आया। रोहान ने मारिया को देखा जो पिंक कमीज शलवार पहने, गोल्डन बालों को बांधे, सर पर हम रंग दुपट्टा ओढ़े, वही सफ़ेद रंगत हाथ में उठाए अपनी बेटी जो हूबहू मारिया की कार्बन कॉपी थी। गोल्डन बाल, सफ़ेद रंग, नीली आंखों वाली गुड़िया जिस पे रोहान को बेहद प्यार आया था। मुस्कुराते इस गुड़िया को उठाया था। विकी का पता चला? मारिया की तरफ मतवज्जा होते पूछा। मारिया ने नफ़ी में सर हिलाया, आंखों में आंसू भर लाई। बैठो गाड़ी में, पुलिस स्टेशन चलते हैं। वो बाहर की जानिब निकला मगर मारिया घर के अंदर चली गई। जब मुड़ के घर की तरफ देखा तो अंदर से बड़ी चादर ओढ़े आ रही थी। रोहान को रश्क हुआ था उस पर, कैसे जो कभी पूरे कपड़े नहीं पहनती थी अब कैसे खुद को मुकम्मल बदल लिया है। वो दोनों सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचे जहां पुलिस ने उन्हें इत्तला दी कि रात एक हॉस्पिटल में कुछ एक्सीडेंट केस भी आए हैं जिनमें से एक के घर वालों का कुछ पता नहीं। मारिया और रोहान के पैरों तले ज़मीन खिसकी थी। वो दोनों हॉस्पिटल जा रहे थे। फ्रंट सीट पर रोहान के साथ बैठी मारिया अपनी बेटी के गले से लगाए बस रोए जा रही थी। मारिया प्लीज़ अल्लाह से दुआ करो कि खैरियत से हो।
तुम्हें यूँ हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, रोहान उसे दिलासा देते बोला। कैसे कैसे करूँ हिम्मत, मेरे पास तो सिवाय विक्की के और कुछ भी बचा नहीं। मेरी बेटी वो ज़िंदगी नहीं गुजारेंगी जो मैंने गुजारी है। अपनी बेटी को सीने से लगाए वो शिद्दत से बोली थी। रोहान खामोश हुआ था और कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल में थे। रिसेप्शन से पूछते वो उस शख्स तक पहुँचे थे। इस कमरे में जैसे ही दाखिल हुए उनके रोंगटे खड़े हुए थे। वो वाकई विक्की था। विक्की इस वक्त बेड पर लेटा था। एक हाथ और सर पर पट्टी बंधी थी, चेहरे पर खरोच के निशानात थे। वो इस वक्त होश में था। उसके करीब कुछ डॉक्टर और नर्स खड़ी थी। मारिया इसे देखते विक्की की तरफ लपकी थी और हाथ में दुआ को उठा उसके सीने से जा लगी थी। मारिया तुम? विक्की ने अपना दूसरा बाजू मारिया के कांधे के गिर्द हाइल किया। मारिया तो महज रोए जा रही थी। विक्की की भी आंखें नम हुई थी। एक तरफ उसकी बेटी उसके सीने से लगी थी, दूसरे मारिया थी जो उसका हॉस्पिटल का पहना गाउन भिगोए जा रही थी। एक बोसा अपनी बेटी के चेहरे पर, दूसरा मारिया की पेशानी पे। रोहान ये मंजर देख हल्का सा मुस्कुराया। विक्की ने भी उसकी जानिब देखा था। रोहान डॉक्टर के पास आता सारी तफसीलात लेने लगा। डॉक्टर ने बताया कि विक्की की गाड़ी के कोई जानवर आ गया था, जिसे बचाने के लिए उसने टर्न लिया और गाड़ी संभल ना सकी और फुटपाथ के साथ जा टकराई। सर पर स्टीयरिंग लगने पर वो बेहोश हो गया था और कुछ टुकड़े कांच के टूटकर चेहरे और हाथ पर लगे, बाकी वो महफूज है। काफ़ी देर सड़क पर बेहोश पड़े रहने की वजह से किसी ने पुलिस को इत्तला दी थी। मारिया विक्की के बराबर में खड़ी थी और उसे बता रही थी कैसे एक बार ही कॉल करने पर रोहान भागा चला आया था। कैसा है? घर तो बता देता, ऐसी कंडीशन बन गई थी। रोहान उसके पास आता बोला। कैसे बताता यार, काफ़ी देर बेहोश रहा और कब से ट्रीटमेंट चल रहे थे मेरे। अभी मैं इरादा कर ही रहा था बताने का कि तुम लोग आ गए, विक्की बोला। अच्छा, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लाता हूँ। वहाँ से चला गया। अभी भी सीधे मुंह बात नहीं की इस आदमी ने। विक्की दरवाजे की तरफ उंगली उठाते बोला जहाँ से वो चला गया। मारिया ने वहीं देखा। न जाने क्यों उसे देखते, उसे बिताए हुए रोहान के साथ वो पल याद आने लगे थे, जैसे कोई फिल्म आंखों के पस मंज़र के सामने आ रही। उसे शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद रोहान नाश्ता ले आया। ये तुम लोगों का नाश्ता। रोहान नाश्ते के शॉपर मारिया की तरफ बढ़ाए। शॉपर पकड़ते हुए उसका हाथ मारिया के साथ टच हुआ था। मारिया ने फट से हाथ खींच लिया था। विक्की अपनी बेटी से बातों में मसरूफ़ था। अच्छा, मैं चलता हूँ, घर भी बगैर बताए आया हूँ, रोहान फट से बोला। वो चला जाना चाहता था वहाँ से, मगर यार अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो। विक्की बोला, यार जल्दी है, ऑफिस पहुंचना है, अभी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा, मैं मिस नहीं कर सकता। उसने बहाना गढ़ा था। चल ठीक है, पहले बोल कि तूने मुझे माफ़ किया। विक्की हाथ बढ़ाते कहा। हाँ, कर दिया माफ़, रोहान हाथ मिलाते बोला। फिर हाथ जल्दी ही उसके हाथ से निकाल लिया और बोला, मगर मैं भूल नहीं सकता। पहले विक्की को देखा, फिर मारिया को देखते कहा तो वो सर झुका गई और रुका नहीं, निकल गया। रस्सी जल गई मगर बल नहीं कर गया। उसके जाते ही विक्की बोला, ये मेरी वजह से नहीं सब भूल सकता, क्योंकि इसने माजी का कुछ मेरे साथ बिताया है। अच्छा ही है वो हमसे दूर रहे। मारिया ने उससे कहा तो खामोश हो गया, क्योंकि यही हकीकत भी है, उसका उनसे दूर रहना ही बेहतर है। रोहान गाड़ी चलाते हुए अपने शहर को लौट रहा था। विक्की उसका दोस्त था, अब वो उसकी तरफ से कदरे सुकून में था। वो मारिया के साथ खुश था शायद। मारिया की उसके लिए बेचैनी, रोना और सब उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वो 3 साल तक मारिया के साथ रिलेशनशिप में रहा। इस दौरान वो काफ़ी बार क्लोज भी आ गए थे। मारिया को देखते ना जाने क्यों उसे वो पल याद आते थे। मारिया उसका माजी है जो वो भूल जाना चाहता है। शुक्र है उसकी ज़िंदगी में जोया आ गई, जिससे वो अपनी अना की आड़ में दूर हो रहा था। शुक्र कि उसे वक्त पे अकल आई, वरना मारिया के हाथों बर्बाद हो जाता। खैर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब वो उसकी दोस्त की बीवी है, उसे भी अकल आ चुकी है।
दोपहर 1 बजे के करीब वो घर पहुंचा था। सभी इस वक्त हॉल में बैठे थे। आलम साहब, उसकी माँ सीमा और सफ़ीना ज़ोया यूसुफ को लिए बैठी थी। अस्सलाम अलैकुम। आते ही सलाम किया तो सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। यूसुफ अपनी माँ की गोद से उतरकर रोहान की तरफ भागा। बाबा बाबा। रोहान ने भी उसे गोद में उठाते प्यार किया। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे? रात से बंदा किसी को जाते हुए इतला ही कर देता। आलम साहब ने उसकी क्लास ली। डैड, इमरजेंसी हो गई थी। इट्स अर्जेंट। बहुत ज़रूरी था जाना। अगर बताता तो सवाल जवाब में कितना टाइम ज़ाय हो जाता, और वो वक्त मैंने बचाना ज़रूरी समझा। बता सकते हो आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई थी? सीमा बोली, दोस्त का एक्सीडेंट हो गया तो वो रात से लापता था, इसलिए इतना टाइम लगा मुझे। ओह अच्छा, अब कैसा है तुम्हारा दोस्त? सफ़ीना ने कहा, शुक्र है अब खैरियत से है। अच्छा, अब मुझे ऑफिस भी जाना है, कहता वो उठा। आज ऑफ ले लो, ऑफिस से सारी रात ख्वारी की, अब आधा दिन भी गुजर चुका है। सीमा बोली, मॉम बहुत ज़रूरी काम है अभी, कहता यूसुफ को सीमा की गोद में डालते वो सीढ़ियाँ चढ़ गया और ज़ोया भी उसके पीछे चल दी। कमरे में आते ही ज़ोया के सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। क्या बताना पसंद करेंगी? कौन से दोस्त थे आपके जो इतना इमरजेंसी में आपको आधी रात को निकलना पड़ा? इतने सवाल तो मेरे अम्मा अब्बा ने नहीं किए जितने तुमने कर दिए। हाँ तो मेरे जवाब तो देने पड़ेंगे। ज़ोया उसके करीब आते बोली, कुछ ज़्यादा नहीं शक करने लग गई तुम? हर बात का जवाब चाहिए। ज़ोया की कमर में हाथ डाले उसे अपने साथ लगा गया। हाँ तो मुझे हक है आपसे सवाल करने का, छोड़े मुझे। गुस्सा नाक पे फैलाते बोली। रोहान ने उसकी छोटी सी नाक दबाई दी। टाइम नहीं है वरना अच्छे से बता देता। इसे आज़ाद करता वॉशरूम में बंद हुआ और ज़ोया पैर पटकती कमरे से बाहर चली गई उसके लिए खाना का इंतज़ाम करने। रोहन 3 बजे अपने ऑफिस पहुंचा था। सब स्टाफ को सलाम कहता अपने ऑफिस में इंटर हुआ, जहां पहले से आयरा मौजूद थी। अस्सलाम अलैकुम, वो उसे देखते खड़ी हुई। वालेकुम अस्सलाम, हैव अ सीट। आप कब आई? वो उसे बैठने का बोलता खुद भी अपनी कुर्सी संभालते बोला, मैं आधा घंटा पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने थे प्रोजेक्ट के हवाले से, मगर आप ऑफिस अब आए हैं। खैरियत? हाँ खैरियत, मुझे कुछ काम था इसलिए नहीं आ सका। आपने एम्प्लॉय को भेज दिया होता, खुद क्यों जहमत की आने की? मैं अपना काम खुद ही करती हूँ, एम्प्लॉयज़ पे सारा काम नहीं छोड़ना चाहिए। गुड, वेरी स्मार्ट, रोहान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आयरा तो हंसी में एक आके खो सी गई। अगले ही लम्हे होश की दुनिया में आते बिजनेस के मुतालिक बातचीत शुरू कर दी। ओके थैंक्स मिस्टर रोहान। आलम मलिक मेंशन नॉट, रोहान ने कहा। हाँ मुझे आपका पर्सनल नंबर भी चाहिए होगा। मैं घर में भी फारिग वक्त में अपना काम करती हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड। अगर आप, आयरा ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी। वो ओके, इट्स ओके, अचानक काम भी पड़ सकता है, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती है। रोहान ने उसे अपना नंबर दे दिया। यूँ बहाने से आयरा ने उसका नंबर ले लिया और वो अपना काम होते चलती बनी। बेटे बहुत शुक्रिया तुम्हारा जो तुम मिलने चले आए। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ होंगे भी, कैसे नहीं भला, जो नहीं किया तुम्हारा। वो बीमार अस्पताल के बिस्तर पे से लगी पड़ी थी। वो उसके करीब बैठा अपनी फुप्पू की इयादत के लिए आया था। ऐसी बात नहीं है फुप्पू, पाकिस्तान आया तो सोचा आपसे भी मिल लूँ, मगर पता चला आप यहाँ हैं और आप यहाँ अकेली ही है, कोई साथ नहीं आपके? वो हमदर्दी जताते हुए बोला, नहीं सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ है, एक बेटा जो चक्कर लगा जाता है बस। वो बेबसी से आंसू बहाती बोली, आप फिक्र ना करें, मैं आपके लिए नर्स का बंदोबस्त कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया रहम बेटा, वो भीगे लहजे में बोली। जरताज तुम यहाँ रुको, मेरा वेट करो, मैं रिपोर्ट्स ले आऊँ। जल्दी आना। जरताज बेंच पे बैठी बोली। आज वो दोनों हॉस्पिटल आए थे अपने रूटीन चेकअप के लिए।
डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए थे जो उन्होंने करवा लिए थे। अब रिपोर्ट्स लेने के लिए जारुन खुद ही चला गया। अरुष को वो घर छोड़ आए थे। जारुन के जाने के बाद जरताज अपना भारी वजूद संभालती उठी और कॉरिडोर में उसके चक्कर काटने लगी। तभी अस्पताल के कमरे से वो फूफू से मिलता बाहर निकला था। अब वो सीधा चलता आ रहा था। सामने ही जरताज मुंह दूसरी तरफ किए चक्कर काटकर उसकी तरफ मुड़ी। दोनों का आमना सामना हुआ। दोनों ही अपनी कदमों पर साख्त हुए। जरताज की आंखें फैली थी। उसे देख वो इसे इग्नोर करती मुड़ी थी कि वो बोल पड़ा, वाह क्या हसीन इत्तेफाक है। कसम से ठंड पड़ गई इस दिल पे जो कब से जल रहा था। मकरू हंसी हंसा था जब उसका चेहरे की जर्दी जर्द पड़ गई थी, मगर बोली कुछ नहीं। फिर उसके भारी होते वजूद पे निगाह डाली। आज ये बच्चा तुम मेरे पैदा कर रही होती, काश कि मैं वो गलती ना करता। अफसोस से सर हिलाते बोला, फिर 2 कदम चल के उसके थोड़ा करीब आया। अपनी बकवास बंद रखो और हटो मेरे रास्ते से। जरताज का पारा हाई हुआ। आहा, इतना गुस्सा करके अपने शौहर को नुकसान करवाऊंगी। उसके वजूद पर नहुअत से नज़र डालता बोला, जरताज का दिल किया इस घटिया शख्स का मुंह नोच ले, मगर कहीं जारुन नाजर हालात बिगड़ जाए, इसलिए इसने रास्ता बदलना ही बेहतर समझा। उसके साइड से तेज़ी से निकलती सामने की तरफ तेज़ चलते सामने जारुन पर नज़र जा ठहरी, जहाँ जारुन आ रहा था रिपोर्ट्स लेके। जरताज। जारुन उसे देखता बोला। जरताज एकदम से उसके सीने से जा लगी। जारुन ने भी उसके गिर्द बाजू फैला और फिक्रमंदी से गोया हुआ, क्या हुआ जरी? इन दोनों को एक साथ देख उसके तन बदन में तो जैसे आग लग गई थी। बहुत जल्द तुम दोनों को अलग कर दूंगा, ऐसी दीवार खड़ी कर दूंगा कि कभी तुम मिल नहीं पाओगे। नहुआ से कहता वहाँ से निकल गया। कुछ नहीं, इतनी देर लगा दी तुमने वो उससे अलग होती बोली, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है, बताकर तो गया था तुम्हें। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार देखकर उसका हाथ पकड़े अब आगे बढ़ा। वो दोनों घर पहुंचे थे। इस वक्त शाम हो रही थी। जब घर इंटर हुए तो रोहा और अमार आए हुए थे। रोहा तो जरताज को देखते ही भागकर उससे गले लगी। जरताज जो इस वक्त टेंशन सी थी, रोहा से मिलकर उसे टेंशन को भूल गई। बहुत जल्दी नहीं आ गई तुम मिलने? शौहर के दिल लग गया तुम्हारा? जरताज उसके गले मिलते बोली। ऐसा नहीं, बहुत दिल चाह रहा था तुम सबसे मिलने का, रोहा कहते फिर साथ खड़े जारुन के सीने से लगी। रोहान ने भी उसे प्यार से सीने से लगाया। कैसे है जी भाई? ठीक हूँ तुम्हारे सामने, मगर तुम्हारी बेइज्जती से ने नाक में दम किया हुआ है। उसे साथ लगाए अंदर आते बोला, तो अब कौन सा काम है? सारा कसूर मेरी बेइज्जती का भी नहीं। रोहान ने जरताज के कंधे पे हाथ फैलाते कहा, माशाअल्लाह तुम्हारी बेइज्जती तो फैलती जा रही है। अमार उसके भारी वजूद का मजाक उड़ाते बोला, तुम्हारा तुम्हारा नहीं खाती मैं। वो चिढ़कर बोला, हाँ जब ही बेचारे का दिवालिया निकल गया। देखो तो सही, निक्का सा मुंह लग रहा है। अमार कहाँ चुप रहने वाला था। बस करो अमार, वो पहले ही बेचारी इस कंडीशन में है। अगर तुम उसे तंग किए जा रहे हो। जोया उनके लिए पानी लाते बोली, उसकी सेहत पर असर पड़ने वाला है। बुलडोज़र वाले भी इसे ढूंढ रहे होंगे। इनका वो रोलर ख़राब हो गया है। आगे सड़क पर 2 चक्कर लगा जाए। अमान ने मज़ीद मिर्च मसाला लगा के तो चिढ़ ही गई। हाँ मगर मुझसे तो बच जाए ना, तुम्हारे लिए तो मेरा एक हाथ ही काफ़ी है, जितनी तुम्हारी सेहत है ना। बस बस, जारुन पानी का गिलास ख़त्म करते बोला, जो चुपचाप उनकी नोकझोंक सुन रहा था। जरी कमरे में जाओ। जरताज को कमरे की तरफ इशारा करते वो जाने का बोला। और तुम ज़रा तमीज़ से बात करो, मेरी बीवी है वो, चाहे जितनी भी मोटी हो जाए मेरे दिल में रहेगी। लिहाजा दोबारा उसका मजाक ना उड़ाता मैं देखूं। जारुन ने अमार को सख्ती से टोका। जरताज सीढ़ियों पर चढ़ते उसकी बातें सुनकर मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। सॉरी जारुन भाई, मैं तो बस ऐसे ही, आफ्टर ऑल मेरी कज़न है, पहले से ही ये सब चल रहा है हमारा। कोई बात नहीं, इसकी कंडीशन ऐसी है, वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए ज़रा कंट्रोल कर लो और बुलडोज़र वाला बिजनेस स्टार्ट ना करना पड़ जाए। हाथ तंग है आजकल मेरा, वो कहता उठा था। अब खुद मजाक बना रहे हो और कोई कहता है तो माइंड कर जाते हो। जोया बोली, सुन तो नहीं रही। जारुन सीढ़ियों की तरफ देखता बोला, इतना डर? अमार उसे तंग करता हुआ बोला,
हाँ यार भारी बहुत है, हाजारुन कहता तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तो पीछे तीनों हंसने लगे। रोहा और उमार और जोया ही थे इस वक्त वहाँ। फिर सीमा बाहर आई। जोया, खाने का बंदोबस्त करो, अब तुम सब रोहा की पसंद का होना चाहिए आज। ये खाती क्या है जो इसकी पसंद का बनेगा, एक दाना ही काफ़ी है बस। उसके लिए एवी जोया बेचारी इतनी मेहनत करेंगी। अमार अब रोहा की सेहत को टारगेट करता बोला। अमार, जोया ने उसे टोका तो सीमा हंस दी। बस ऐसे ही है, अब क्या करे इसका। सीमा ने अमार की साइड ली। मम्मा, खाती तो हूँ मैं, रोहा फट से बोली। सब पता है जितना खाती हो तुम, सीमा बोली तो वो मुंह बसोर के रह गई। विकी को शाम में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। इसकी तीनों बहनें भी पहुंच चुकी थी। विकी बेड पे तकिए से टेक लगाए बैठा था। मारिया उसके सामने बैठी थी। आह, मुझे पहले पता होता तो मेरे एक एक्सीडेंट से इतनी चेंज हो जाऊंगी तो मैं बहुत पहले करवा चुका होता ये सब। वकार, ये तुम्हारे लिए मजाक है। कल रात मैंने तुम्हारे बगैर कैसी काटी है, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है इस बात का? मारिया खफगी से बोली। हाँ, हो रहा है अंदाज़ा। हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामा जिसे उसने छुड़ाया नहीं। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जज्बात थे, मगर तुम उसे दबाती चली आ रही थी। मेरे किए की सज़ा तुमने बहुत तवील कर दी। एक शिकवा सा था जो वो कर बैठा था, जो चुप रही। बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ, कहीं घूमने चलेंगे जहाँ तुम जाना चाहो। उसका मूड बहाल करने वो के लिए बोला तो जो फिर उदास होने लगने लगा। वकार, मुझे अपनी ग्रेनी से मिलना है। वो फिर से उस मुल्क का नाम ले बैठी जिससे अब विक्की को नफरत महसूस होती थी। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मगर वो फिर भी हाँ बोल गया और मारिया का चेहरा खिल उठा था। क्या तुम सच कह रहे हो वकार? वो खुश होती बोली। हाँ, और तुम मुझे मेरे नाम से क्यों बुलाती जबकि मैं सबके लिए विक्की ही हूँ? तुम अलग हो मेरे लिए, इसलिए मैं पिछले विकी को याद नहीं रखना चाहती। इसलिए तुम मेरे लिए सिर्फ वकार हो। मारिया इस वक्त उसे देखते हुए बोल रही थी और उसके हाथ पे दूसरा हाथ रख दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ और विकी की बड़ी बहन हाथ में खाने की ट्रे पकड़े अंदर आई। मैं तुम दोनों का खाना कमरे में ही ले आई विकी, तुम्हारे लिए सूप बनाया है। अभी तूने मिर्ची मसाले वाली चीज़ नहीं खानी। मारिया पुत, ये तेरे लिए सालन रोटी है, खा लेंगी ना? वो दोनों से उम्र में काफ़ी बड़ी थी, इसलिए बच्चों की तरह इन्हें ट्रीट कर रही थी। थैंक्स आगपा, मगर मैं आप लोगों के साथ खाना खाऊंगी। मारिया उनसे ट्रे लेती बोली। ओ तू रहन दे, पहले अपने खसमन्नू संभाल, उसका ख्याल रख। और दुआ बच्ची हमारे साथ है, इसकी फिक्र न करी। उसे भी खाना खिला दिया। एक ही वीर है हमारा, उसका ख्याल कर। शुक्र है अल्लाह का जो उसने मेरे वीरे को महफूज रखा। अच्छा, मैं चलती हूँ। जीते रहो, खुश रहो, दुआएं देती चली गई। ये लो तुम सूप पियो। मारिया उसके सामने सूप का बाउल चम्मच भरकर उसके मुंह के करीब करते बोली। ये मैं खुद खा लूँगा, तुम खाना खाओ। सुबह से कुछ नहीं खाया, बाउल उसके हाथ से थामते बोला। तो मारिया ने अपना खाना सामने रखा। मारिया का खाना भिंडी गोश्त देखकर विकी का जी ललचाया। वैसे तुम अपना खाना मुझे खिला सकती हो। बिल्कुल भी नहीं। सुना नहीं आपा ने क्या कहा है? मारिया ने कहते निवाला बनाकर अपने मुंह में डाला। विकी ने मुंह बनाते अपना सूप पिया जो बुरा सा मुंह बनाने लगा था। मारिया को हंसी आई मगर कंट्रोल की। बहुत जालिम बीवी हो तुम। उसे आराम से खाना खाता देख बोल उठा। तुम सूप पिए, चुपचाप अपना मेडिसिन लेनी। मारिया ने उसे टोकते कहा तो बेचारा सा मुंह बनाकर रह गया। जरताज कमरे में बैठी आज अरहम से हुए टकराव के बारे में सोचे जा रही थी। उसका शैतानी चेहरा और अंदाज़े गुफ्तगू बता रहा था उसका यहाँ होना खतरे से खाली नहीं है। और ये भी सोच रही थी वो जारून को इसके बारे में नहीं बताएंगी क्योंकि उसका रिएक्शन बहुत बुरा होगा। बस उसे खामोश हो जाना चाहिए। जरी नीचे आ जाओ, खाना लग गया। जारून कमरे में आता बोला तो वो सोचो के हिसाब से बाहर आई। जी मैं आ ही रही थी। अरुष कहाँ है? वो नीचे ही है, तुम आ जाओ। उसका गिराया सा चेहरा बगौर देखते बोला। जी वो उसके साथ चल दी। खाने की मेज़ पे बहुत ही मज़ेदार खुशबुएं उठ रही थी। जरताज की तो भूख जाग गई थी। उसने भी अपनी जगह संभाली। इस वक्त सब लोग ही टेबल पे मौजूद थे। रोहा और उमर एक साथ बैठे थे। रोहा ने अपने प्लेट में थोड़े से चावल डाले थे खाने के लिए। ये क्या है, इतना सा तो मुर्गी का खाना होता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। वो अपनी कजिन को ही देख लो, पूरा भैंस जितना चारा डाला हुआ है। इशारा जरताज की तरफ था जिसकी प्लेट चावल से भरी हुई थी, जो पूरा इंसाफ कर रही थी अपनी प्लेट के साथ।
अमार, मैं जितना खा सकती हूँ उतना ही खाऊंगी, आप अपना खाना खाएं, दूसरों की प्लेट पे ना नज़र लगाए। रोहा ने उसे टोकते थोड़ा सा गुस्से से कहा था। माशाअल्लाह से खाना बहुत मज़े का, आलम साहब ने तारीफ़ करते हुए कहा। जोया ने बनाया है सब। सफ़ीना भी मुस्कुराते बोली। रोहा ने जोया की तरफ देखा जो अपनी तारीफ में मुस्कुराती रही थी। वाकई जोया, आज तो मज़ा आ गया खाना खा के। तुम्हें मेरी वजह से अकेले किचन संभालना पड़ा। जरता शर्मिंदगी से बोली। वो उसकी हेल्प नहीं करवा सकी। कोई बात नहीं जरी, रोहा ने भी हेल्प करवाई और साथ मुलाजिमा भी थी। जोया ने कहा, हम मीठा तो बहुत पसंद आया तुम्हारी तरह। रोहन ने जोया को देखते मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो जोया शर्मा दी। और हम अपने महल नुमा घर में था जो बहुत बड़ा था। इस वक्त अपने कमरे में था जो बहुत बड़ा और खुला था। बेहद आलीशान तरीके से कमरे की सजावट की गई थी। वो इस वक्त नाइट गाउन में था। जरता से सामना उसे मज़ीद सुलगा गया। आगे उसके तन बदन में आग सी आग लग गई थी। यहाँ आना एक ही मकसद था, वो इन दोनों की बर्बादी। अब जरताज को हासिल नहीं, बर्बाद करना चाहता है। उसका घर, उसकी ज़िंदगी, सब कुछ। जितनी मोहब्बत थी अब उससे कई ज़्यादा नफ़रत है। अभी वो अपनी सोचों में गुम था कि उसका मोबाइल बज उठा। नंबर देखते कॉल रिसीव की। हेलो डार्लिंग, डू यू मिस मी? हम तुम्हें कौन से में याद आ जाती हूँ। जब से गए हो बीवी को तो भूल गए। मुकाबिल ने भी मीठा सा शिकवा किया। बहुत बिजी हूँ बिजनेस में अभी फ्री हुआ था, अपनी जान को ही याद कर रहा था। श्री लहजे में कहते मुकाबिल को पिघला गया। सच कह रहे, मासूमियत से कहा गया। तुम्हारी कसम सच्ची मेरी जान, बहुत मिस कर रहा हूँ मैं तुम्हें इस वक्त। फिर हब्बी जी कब आएंगी या मैं आ जाऊँ? शीज़ा ने खुश होते हुए कहा। तुम क्यों तकलीफ़ करूँगी, मैं हूँ ना तुम्हारा गुलाम, हाजिर है जब चाहो। कल ही सब काम छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आता हूँ। मुकाबिल को अपनी बातों से पूरा ज़ेर कर दिया। नहीं, आप अपना काम निपटा कर आना प्लीज़, मेरी वजह से आपका कोई नुकसान ना हो जाए। शीज़ा ने उसे टोक दिया और वो भरपूर मुस्कुराया। वो उससे बातों में ही पूरा उतर लेता था। रात के खाने के बाद बड़े कुछ देर बैठे और अपने कमरों के हो गए सब। ये बस अब यंग पार्टी टीवी लाउंज में बैठी थी। काफ़ी टाइम बाद सब कज़िन इकट्ठे बैठे थे, रोहा और अम्मार की वजह से, वरना खाना खाते ही सब अपने कमरे की तरफ रवाना हो जाते। जोया सबके लिए चाय और कॉफ़ी ले आई। ज़ारून, अम्मार और रोहान एक साथ बैठे थे। जोया ने इन तीनों को कॉफ़ी दी और रोहा, जरताज और ख़ुद के लिए चाय लाई क्योंकि वो तीनों टी लवर्स थी। ज़ारून, अमार और रोहन अपनी कारोबारी बातों को लिए बैठे थे। थैंक्स भाभी, आपकी चाय को बहुत मिस किया। रोहा चाय का सिप लेते बोली। जोया मुस्कुराई और फिर बोली, अच्छा अब अमार का रवैया ठीक है ना तुम्हारे साथ? जोया ने आहिस्तगी से पूछा। जी भाभी, अब तो सही है। रोहा बोल रही थी। जरताज को उनकी बातें कुछ पल्ले ना पड़ी और बोली, क्यों, क्या कहा है इस बंदर ने तुम्हें? जरताज की आवाज़ कदरे ऊंची थी। इन तीनों ने से चौंक कर देखा, अमार, ज़ारून और रोहान ने, जबकि रोहा और जोया एक दूसरे की तरफ देखा। जोया का दिल किया जरताज का गला दबा दे। क्या कहा तुमने? अमार ने आंखें छोटी करके उसे देखा। जो तुमने सुना बंदर। जरताज भी चुप रह जाए। अब देख ले ज़ारून भाई, अब मैंने इसे भैंस कहा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए चुप हो, वरना तुम बोल कर दिखाओ। ज़ारून कुछ बोलता कि जरताज फिर बोली। जरताज, अब के रोहान ने उसे मज़ीद बोलने से टोका। अम्मार अब हमारा दामाद है, रोहा का शौहर है, लिहाजा तो अब तुम अपनी ज़बान पर कंट्रोल में रखो। रोहान ने ज़रा सख्ती से कहा। मगर रोहान भाई, मैं तो ऐसे ही। जरताज बेचारगी से बोली। रोहान भाई, आई थिंक मैं नए रिश्ते बनने के बाद पुराने रिश्ते को नहीं दबाना चाहिए। अमार बोला। हम ऐसे ही खुश हैं, आप दोनों ना टोका करें हमें। मुझे पहले भी जरताज के साथ लड़ना बुरा नहीं लगता था और अब भी नहीं। ठीक जैसे तुम लोगों की मर्ज़ी, मगर मैं फिर दोनों के मुंह से कोई शिकायत ना सुनूं। रोहान खड़े होते हुए बोला। चलो फिर गुड नाइट, मेरी सुबह इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं चला सोने। रोहान ने कहा तो ज़ारून भी उठ गया। चले भाईजान, हमारी भी कल ज़रूरी मीटिंग है, इनको इनके हाल पे ही छोड़ देते। चलो मोहतरमा, सोने उरुश न उठ जाए। ज़ारून जरताज को देखते बोला, जिसका उठने का मूड नहीं था। मैं आ रही हूँ, आप चले। जरताज बोली,
ठीक है। ज़ारुन भी और रोहान आगे के पीछे आगे बढ़ा। मेरा रूम बता दे। अमार भी खड़ा हुआ। तुम्हारा कमरा मैंने सेट किया है, रोहान का कमरा है, तुम जाओ तुम। जोया ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो रोहा को आंख मारे चल दिया। रोहा का पूरा मुंह खुला था उसकी इस हरकत पे। जरताज और जोया के सामने। जोया भाभी ये क्या किया आपने? वो जोया को देखती रोनी सूरत बनाते बोली। मैंने क्या किया? वो नासमझी से बोली। अमार को गेस्ट रूम देना था, मेरा कमरा क्यों? वो बुरा सा मुंह बनाती बोली। अब मैं तुम दोनों को गेस्ट रूम में ठहराते अच्छा लगता क्या? जोया ने कहा। मुझे नहीं, सिर्फ अमार को। कम से कम मैके में आकर तो इस चिपकू से जान छुट्टी। उसकी बात समझते जोया और जरताज की हंसी निकली थी। वो तो ये बात है रूही, याद करो तुमने मुझे अपने रूम में रहने नहीं दिया था और हाथ पकड़कर ज़ारुन के कमरे में छोड़ाई थी। जरताज ने भी पूरा अपना बदला निकाला। अब तुम मुझसे बदला लोगी? रोहित ने उसे देखते थोड़ा गुस्से से कहा। अच्छा बस इन दोनों को आपस में देवलचता देख जोया बोली। आज की रात गुजारा कर लो, कल करते हैं कुछ। जोया बात ख़त्म करते बोली। और जरी तुम बजाय बात ख़त्म करने के बात बढ़ावा देने लग जाती हो। जोया ने जरताज को लताड़ा। वो तीनों सीढ़ियाँ चढ़ रही थी अपने कमरों में जाने के लिए। मैं मजाक कर रही थी, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हो, जरताज बोली। मैं मजाक कर रही थी, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हो, जरताज बोली। बिल्कुल ठीक कहा जोई भाभी ने। अमार के साथ भी ऐसे ही करती है, रोहा फट से बोली। हेलो अमार की कुछ लगती? पहले अपने शौहर की ज़बान को संभालो। ऐसा लगता है जैसे गुब्बारे से हवा निकली हो। जरताज कहाँ बाज आने वाली थी। जरताज, जोया ने उसे टोका। देखा भाभी, पहले से इसे कहो अपनी ज़बान कंट्रोल करे। रोहा को तब चढ़ी थी जरताज पर। जरी सही कहा रोहा ने। अब मैं तुम्हारे मुंह से ऐसे लफ्ज़ ना सुनूं। जाओ तुम अपने कमरे में, और रोहा तुम भी जाओ, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जोया ने दोनों को उनके ठिकाने लगा और ख़ुद अपने कमरे में चली गई। रोहा अपने कमरे में आई तो अमार बेड पर शर्टलेस लेटा हुआ था। उसे देखते ही हाथ फैलाए। कम बेबी, कमरे में 2 सिंगल बेड पड़े थे जिसमें एक पे अमार था। नो, मैं अपने मैके आई हूँ, आज छुट्टी है, बड़े आराम से कहती वो दूसरे बेड पे चली गई। अमार ने आंखें छोटी करते इस छुई मुई को देखा जो बड़े आराम से दूसरे बेड पे तान के लेट गई। अभी कुछ ज़्यादा देर गुजरी ही थी, रोहा पे नींद हावी होने लगी थी जब उसे एहसास हुआ अमार उसे पीछे से अपने हिसार में ले चुका था। अमार, मैंने क्या कहा था, आपको समझ नहीं आती? वो गुस्से से दांत पीसते आहिस्ता आवाज़ में बोली थी। नहीं आती समझ, क्या करूं? उसकी कान लोच को चूमते सरगोशी में कहा था। अब रोहा समझ गई कि उसकी नहीं चलने वाली, इसलिए चुपचाप खुद को उसके सुपुर्द कर गई। आज की कहानी बस यहीं तक। जल्द मिलते हैं जल्दी अगली किस्त के साथ। तब तक खुश रहे, खुशियाँ बांटे, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी। अल्लाह हाफिज़।